हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन वीवी एजुकेशनल सर्विसेज भोपाल। आज हम देखेंगे यूनिट 2 का थर्ड टॉपिक, ठीक है, इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस। इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस, ठीक है। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था इंश्योरेंस प्रीमियम, मतलब जो इंश्योरेंस प्रीमियम मतलब अगर आप पॉलिसी होल्डर है, आप पॉलिसी ले रहे हैं तो आपका जो प्रीमियम सेट होता है, जो अमाउंट आपका सेट होता है, ठीक है, वो देखा था। अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस, मतलब जो भी रिस्क होता है उसको एनालिसिस करना किस में, इंश्योरेंस में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस क्या है? इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे रिस्क क्या है, ठीक है, ROI क्या है, ठीक है, सारी चीज़ को हम स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे फर्स्ट हम इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस क्या है उसकी डेफिनेशन से, ठीक है। तो इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस इज द process of identifying, evaluating and measuring the risk faced by individual or organization in order to determine the possibility of loss and the appropriate insurance coverages, ठीक है। तो जो रिस्क एनालिसिस है या बोल सकते हैं बीमा जोखिम विश्लेषण, ठीक है, बीमा जोखिम विश्लेषण या फिर बोल सकते हैं इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस वह प्रोसेस है या वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की पहचान, मूल्यांकन और मापन किया जाता है ताकि संभावित हानि तथा उपयुक्त बीमा कवरेज का निर्धारण किया जा सके, ठीक है। इसका मतलब है कि देखो नाम से समझ में आ रहा है इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस, ठीक है। इंश्योरेंस है मतलब बीमा है, रिस्क मतलब जो जोखिम उसको हो सकते हैं उसको एनालिसिस करना। अब कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस लेगा तो क्या करेगी बीमा कंपनी, उसके रिस्क को पहले एनालिसिस करेगी। वही चीज़ इसमें हम देखेंगे कि उसका रिस्क कौन सा है, कौन कौन से फॉर्मूले उसमें लगते हैं, कौन कौन सी चीज़ें फॉलो की जाती है, क्या क्या चीज़ इसमें होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट क्या है इसकी डेफिनेशन की क्या है। तो रिस्क एनालिसिस या फिर इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस वह प्रक्रिया या वह प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति या संस्था द्वारा सामना किए जाने वाले जोखिमों की पहचान, मतलब इसमें क्या होगा, जो व्यक्ति है उसको जो रिस्क हो सकता है, ठीक है, उसके जोखिमों की पहचान की जाएगी, मतलब उस रिस्क की पहचान की जाएगी, उसका मूल्यांकन किया जाएगा कि उसको रिस्क कितना है, ठीक है। मान लो उसका रिस्क है मतलब उसका एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, या पहले से उस पर कोई कर्जा है, अगर कोई भी अगर कंडीशन है, ठीक है, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसके रिस्कों की पहचान होगी, मतलब उसके जो रिस्क है वो आइडेंटिफाई होंगे। उसके उसका मूल्यांकन किया जाएगा, मतलब उसके रिस्क को मेजर किया जाएगा, ठीक है, उसको जांचा जाएगा कि कितना है, ठीक है। फिर मापन, जांचना और मापना, मतलब उसका इवोल्यूशन भी किया जाएगा और उसको मापा भी जाएगा। पहले जांचेंगे उसके बाद फिर उसको मापेंगे कि कितना है, ठीक है। मापन किया जाता है ताकि संभावित हानि तथा उपयुक्त बीमा कवरेज का निर्धारण किया जा सके, मतलब जो संभावित लॉस है, ठीक है, और उपयुक्त बीमा कवरेज है उसका निर्धारण किया जा सके। मतलब क्या होगा, सबसे पहले इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस है वह क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें व्यक्ति या संस्था द्वारा सामना किए जाने वाले रिस्क, मतलब उसको जो रिस्क हो सकता है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है, उसका इवोल्यूशन किया जाता है, मतलब उसका मूल्यांकन किया जाता है, उसके बाद उसको मापा जाता है, मतलब उसका मापन किया जाता है, उसको मेजर किया जाता है कि वो रिस्क कितना है, ठीक है, उसका मापन किया जाता है ताकि संभावित हानि, मतलब जो भी लॉस उसको हुए हैं, ठीक है, उस हानि को या उस लॉस को तथा उपयुक्त बीमा कवरेज का निर्धारण किया जा सके, ताकि उसके रिस्क को एनालिसिस करके पता करके क्या किया जा सके, उसका एक बीमा कवरेज सेट किया जा सके, मतलब उसका एक इंश्योरेंस प्रीमियम सेट किया जा सके, ठीक है। सबसे फर्स्ट कंडीशन में क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन में उसकी जो भी कंडीशंस है उसको सबसे पहले एनालिसिस किया जाएगा, पहले आइडेंटिफाई किया जाएगा, उसके बाद उसको इवोल्यूशन किया जाएगा, उसको मेजर किया जाएगा और उसके बाद क्या किया जाएगा, उसका एक बीमा कवरेज उसको सेट किया जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे, हमने ये देख लिए कि इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस क्या है, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे रिस्क क्या है। सबसे पहले तो इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस, इंश्योरेंस तो हो गई, ठीक है, बीमा हो गया, समझ गए हम, ठीक है। रिस्क क्या है, रिस्क कौन कौन से हो सकते हैं उसको नहीं, एनालिसिस तो कहता है विश्लेषण होता है, तो हमें समझ में आ गया, पर रिस्क कौन कौन से और रिस्क क्या है वो देखते हैं, ठीक है। तो रिस्क क्या है, रिस्क इज द पॉसिबिलिटी दैट द एक्चुअल
outcome on an investment project or decision many differs from the expected outcomes leading to potential losses for uncertainty। ठीक है, जोखिम वह संभावना है या रिस्क वह संभावना है जो किसी निवेश मतलब जो किसी इन्वेस्टमेंट, परियोजना मतलब कोई प्लानिंग, निर्णय मतलब डिसीजन का वास्तविक परिणाम अपेक्षित परिणाम से भिन्न हो सकता है। इसका मतलब है कि रिस्क क्या है? रिस्क वह संभावना है या फिर वह इवेंट है जो किसी इन्वेस्टमेंट, परियोजना या फिर निर्णय जो डिसीजन लिया गया है उसका वास्तविक परिणाम मतलब उसकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है और एक्चुअल परफॉर्मेंस से रिजल्ट आने वाला है, ठीक है, उस वास्तविक रिजल्ट को अपेक्षित परिणाम से भिन्न हो सकता है। मतलब वास्तविक रिजल्ट कुछ और है और उसका अपेक्षित परिणाम कुछ और है। मतलब जो सोचा गया वो हुआ ही नहीं, ठीक है। अगर जो सोचा गया था उसका रिजल्ट बना ही नहीं, या फिर जो रिजल्ट होना चाहिए था वो क्या हुआ, वो अपेक्षित रिजल्ट उसके अकॉर्डिंग आया ही नहीं, ठीक है। जिससे संभावित हानि या अनिश्चितता उत्पन्न होती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल देखिए, यदि आप शेयर खरीदते हैं, ठीक है, उसका मूल्य गिर जाता है तो आपको नुकसान हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, आपने सोचा ही नहीं कि आपको क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है, ठीक है। आपने क्या किया, आपने सोचा, आपने शेयर्स में पैसा लगा दिया, आपने स्टार्ट कर दिया, आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, आपके शेयर्स खरीदने के बाद वो शेयर्स गिर गए, मतलब आपको क्या हुआ, वहाँ पर लॉस हुआ। वो क्या था, एक असंभावित घटना थी, वो एक असर्टेन इवेंट था जिसके आपको क्या हो सकता है, रिस्क हो सकता है। उसको आपको नहीं पता, आपका क्या था, आपका अपेक्षित जो अनुभव था या अपेक्षित आपकी जो संभावना थी या आपका जो रिजल्ट था वो अलग था। आपने क्या सोचा कि आपने शेयर्स में पैसा लगाया है या आपने शेयर्स खरीदा है, उसका प्राइस बढ़ेगा। मतलब आपका जो परफॉर्मेंस था उसके बेस्ड आपका रिजल्ट क्या था, अपेक्षित था, पर वास्तव रिजल्ट क्या हुआ, कुछ और ही आया, ठीक है। आपने जो सोचा वो हुआ ही नहीं, मतलब आपका जो रिजल्ट आया वो वास्तविक परिणाम से क्या था, बहुत अलग था। मतलब इसमें ये कहा गया है कि जो रिस्क है वो रिस्क क्या है, एक संभावना है जो किसी इन्वेस्टमेंट पर, किसी परियोजना पर या फिर किसी निर्णय पर क्या हो सकता है, आपके वास्तविक परिणाम से अपेक्षित परिणाम भिन्न हो सकता है। मतलब आपकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है, एक्चुअल परफॉर्मेंस का जो रिजल्ट है वो आपकी अपेक्षित परफॉर्मेंस से क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। और उन्हीं संभावना को देखते हुए क्या किया जाता है, आपके रिस्क को एनालिसिस किया जाता है, जिससे संभावित हानि या अनिश्चितता उत्पन्न होती है। ठीक है, आपने सोचा ही नहीं और शेयर्स खरीद लिया, ठीक है, अब उसमें क्या हुआ, आपको लॉस हुआ, आपने ये सोचा ही नहीं था। मतलब संभावित हानि या अनिश्चितता उत्पन्न होती है। इससे क्या हुआ, संभावित हानि और अनिश्चितता उत्पन्न हुई। जो आपने सोचा ही नहीं था वो क्या हुआ, उसमें स्टार्ट हो गया या लागू हो गया, ठीक है। तो ये था रिस्क, मतलब बिना सोचे समझे आपने क्या किया, इन्वेस्ट किया और आपको वहाँ पर लॉस हो गया। मतलब क्या था, वो आपके लिए एक रिस्क था। अब हम देखेंगे इसमें टाइप्स ऑफ रिस्क। टाइप्स ऑफ रिस्क में देखेंगे कि जो जोखिम होते हैं टू टाइप्स होते हैं, सिस्टमेटिक एंड अनसिस्टमेटिक। फर्स्ट हम देखेंगे सिस्टमेटिक रिस्क क्या होते हैं, फिर सेकंड हम देखेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क क्या होते हैं, ठीक है। तो सिस्टमेटिक रिस्क, सिस्टमेटिक रिस्क इज द रिस्क दैट अफेक्ट द entire market or large segment for its cannot be eliminated through diversification, ठीक है। व्यवस्थित जोखिम वह जोखिम है, सिस्टमेटिक जोखिम, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या होता है, सिस्टमेटिक रिस्क वह रिस्क होता है जो पूरे बाजार या बड़े हिस्सों को प्रभावित करता है, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, अगर सिस्टमेटिक रिस्क का मतलब है कि हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम है या फिर जहाँ हम रह रहे हैं, ठीक है, उसके पूरे माहौल को क्या कर रहा है, वो उसके पूरे माहौल को घेर रहा है या पूरे इन्वायरमेंट को क्या कर रहा है, ख़राब कर रहा है। मतलब वो पूरा हिस्सा या वो बड़ा बाजार जिससे क्या होगा, उस रिस्क से वो प्रभावित होगा, वो होते हैं सिस्टमेटिक रिस्क, जिसे विविधीकरण डाइवर्सिफिकेशन से समाप्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। सिस्टमेटिक रिस्क क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क वह रिस्क है या वह जोखिम है जो बड़े हिस्से में या बड़े इन्वायरमेंट को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। अब हम वो भी देखेंगे कि सिस्टमेटिक रिस्क कौन कौन से होते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्या है, मार्केट रिस्क, ठीक है। मार्केट रिस्क क्या होता है, रिस्क अराइजिंग ड्यू टू चेंजेस इन मार्केट प्राइस, डिमांड, सप्लाई और इकोनॉमिक कंडीशंस। जैसे कि बाजार की कीमत, ठीक है, बाजार में जो चल रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट जो चल रहा है उसका कम होना, उसका ज़्यादा होना,
डिमांड और सप्लाई का बढ़ना, उसका घटना, इंटरेस्ट रेट बढ़ना घटना, ये सारी चीज़ें जो हो रही है, मार्केट स्लो डाउन हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, मार्केट घट रहा है, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इंटरेस्ट घट रहा है, ठीक है। ये जो सारी चीज़ें होती है ये कहलाती है मार्केट रिस्क। मतलब एक क्या है, एक मार्केट के लिए असर्टेन इवेंट है। इन चीज़ों के बदलने से क्या होता है, मार्केट पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है, ठीक है। इससे क्या होगा, जैसे कि अगर बाजार की कीमत बढ़ गई, ठीक है, शेयर्स की मांग बढ़ गई, डिमांड शेयर्स सप्लाई डिमांड थे वो बढ़ गए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, मार्केट स्लो डाउन हो गया, तो जिस व्यक्ति ने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसा लगाते हैं शेयर मार्केट्स में, वो क्या होगा, उनको नुकसान होगा। तो क्या हुआ, इस रिस्क ने पूरे मार्केट को हिला के रख दिया। इस मार्केट को मतलब उस रिस्क से क्या हुआ, पूरा मार्केट प्रभावित हुआ। ये क्या था, एक सिस्टमेटिक रिस्क था। अब इस हम सेकंड देखते हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ब्याज दर जोखिम। मार्केट रिस्क भी समझ में आया, अब इसमें है ब्याज दर जोखिम। ब्याज दरों में उतार चढ़ाव से प्रतिभूतियों या ऋण पर होने वाला जोखिम, ठीक है। इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि बॉन्ड्स की कीमत क्या हो सकती है, गिर सकती है अगर ब्याज दर बढ़ जाए तो। इंटरेस्ट रेट, ठीक है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ जाए तो क्या होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ने पर जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको लॉस होगा। क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या किया था, मान लो उन्हें 8% पर, ठीक है, 8% पे क्या किया, 8% इंटरेस्ट रेट दर पर वहाँ पर इन्वेस्ट किया है। अब क्या होगा, अब इंटरेस्ट रेट बढ़कर कितना हो गया, 10% हो गया, बट उनको अमाउंट किस पे मिलेगा, 8% पे मिलेगा, और इंटरेस्ट रेट कितना बढ़ गया है, 2% बढ़ चुका है। तो क्या हुआ, इन्वेस्टर को यहाँ पर क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। फिर थर्ड है परचेसिंग पावर रिस्क या इन्फ्लेक्शन रिस्क, मतलब महंगाई की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। मुद्रास्फीति के कारण प्रतिफल की वास्तविक क्रय शक्ति कम होने का जोखिम। अब इसमें क्या होगा, अगर निवेश मतलब अगर इन्वेस्टमेंट में 5% रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, अगर कोई इन्वेस्टर है जिसने इन्वेस्ट किया, उसको क्या कर मिल रहा है, 5% क्या मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, लेकिन महंगाई कितनी बढ़ गई है, 6% हो गई, या मुद्रास्फीति जिसे बोलते हैं वो 6% हो गई है, तो क्या होगी, वास्तविक उससे हानि होगी। क्यों, कि उसको 5% पर उसका पैसा मिल रहा है, और अब कितना हो चुका है, 6%, 1% का वहाँ पर उसको क्या है, लॉस है, ठीक है। तो इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, महंगाई का बढ़ना, मार्केट चेंज होना, ये क्या है, एक सिस्टमेटिक रिस्क है जो पूरे मार्केट को हिला के रख देते हैं, या इसका पूरा असर किस पे होता है, पूरे मार्केट पर होता है। अब हम देखेंगे अनसिस्टमेटिक रिस्क। Unsystematic risk is a specific to company or industry can be reduced or elements through diversification। अव्यवस्थित जोखिम किसी विशेष कंपनी उद्योग से संबंधित होता है जो किसी विविधीकरण के माध्यम से कम या समाप्त हो सकता है या समाप्त किया जा सकता है, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे रिस्क आएंगे, जैसे कि अपनी कम्युनिटी के लिए, अगर कोई कंपनी चला रहा है उसको उसमें लॉस हो रहा है, मतलब क्या सिर्फ कंपनी का लॉस होगा, पूरे मार्केट का लॉस नहीं होगा। अगर कोई बिजनेस चला रहा है उसके बिजनेस को लॉस होता है तो उसको सिर्फ बिजनेस का लॉस होगा, पूरे मार्केट का लॉस नहीं होगा। तो ये क्या है, अनसिस्टमेटिक रिस्क है, जिससे क्या होता है, अगर वो बिजनेस है, अगर वो बिजनेस छोटे स्तर पे बड़े स्तर पे जिस पे भी चला रहा है, अगर उसको लॉस हो रहा है तो क्या करेगा, अपना बिजनेस बंद कर सकता है, वो अपनी कंपनी बंद कर सकता है, अपनी फैक्ट्री बंद कर सकता है। वो क्या है, इस एरिया में जितने लोग हैं सिर्फ उसी को लॉस करेगा। पर जो सिस्टमेटिक रिस्क थे वो क्या कर रहे थे, पूरे मार्केट को प्रभावित कर रहे थे, मतलब पूरा जो एरिया था सबको कवर करता है, या कह सकते हैं पूरे गवर्नमेंट को क्या करता है, कवर करता है, ठीक है। इसमें फर्स्ट है बिजनेस रिस्क। रिस्क अराइजिंग फॉर इंटरनल फैक्टर ऑफ द बिजनेस लाइफ मैनेजमेंट, कॉम्पिटिशन एंड डिमांड्स चेंज। व्यवसाय के आंतरिक कारण जैसे प्रबंधन, प्रतिस्पर्धा या मांग में बदलाव होने वाला जोखिम। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। अब वो अगर बिजनेस कर रहा है उसमें क्या हुआ, कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया, कॉम्पिटिटर्स बहुत सारे हुए, ठीक है। अब मान लो अगर कोई टेलीकॉम कंपनी है और टेलीकॉम कंपनी क्या है, बहुत सारी, उसकी डिमांड भी ज़्यादा है, क्या उसमें कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा है। कॉम्पिटिशन ज़्यादा होने से क्या होगा, हो सकता है कि उनका काम ना चले, उनके काम में क्या हो जाए, मंदी आ जाए, ठीक है। ये चीज़ें क्या होगा, अगर उस चीज़ का कंपटीशन बढ़ेगा तो उसमें क्या होगा, किसी एक कंपनी की प्रोडक्ट सेल होगी, किसी दूसरी कंपनी की प्रोडक्शन सेल नहीं होगी, ठीक है। उसमें क्या है, रिस्क है, पर क्या है, उस छोटे स्तर पे रिस्क है, क्योंकि जो बिजनेस एरिया है, जो बिजनेस चला रहा है, इसमें जितने एम्प्लॉयज़ काम करें वो ओनली उनका रिस्क है। ये क्या है, एक अनसिस्टमेटिक रिस्क होता है, ठीक है, जो किस चीज़ पर, उसके प्रबंधन पर, मतलब उसका मैनेजमेंट, उसका प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन, और मांग में बदलाव। अगर कस्टमर की डिमांड चेंज हो जाती है, कस्टमर कुछ और चाहता है
और उसको कुछ और मिलता है तो क्या हो सकता है, उस बिजनेस में रिस्क हो सकता है, क्योंकि कस्टमर के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन नहीं होगा तो उसको बिजनेस में क्या हो सकता है, लॉस हो सकता है। फिर है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क में आता है रिस्क अराइजिंग ड्यू टू द यूज ऑफ डेबिट लेवरेज इन फाइनेंसिंग। ऋण या उधारी के उपयोग से उत्पन्न वित्तीय जोखिम। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति उसे लोन लिया, ठीक है, किसी बिजनेस करने के लिए लोन लिया, उसका बिजनेस डूब गया। ठीक है, अगर कोई चीज़ कहीं इन्वेस्ट किया, वहाँ पर उसको क्या हो गया, मार्केट गिर गया, उसको लॉस हो गया। ठीक है, उसको क्या हुआ, थोड़ी थोड़ी चीज़ों में पूरा लॉस होते गया, उसका कर्जा बढ़ता गया। जैसे कि कंपनी ने कर्ज लिया लेकिन लाभ कम होने के कारण ब्याज क्या हुआ, चुकाने में कठिनाई हुई। सबसे पहले कंपनी स्टार्ट करने के लिए क्या किया, उसने 1 करोड़ का लोन लिया। ठीक है, 1 करोड़ का लोन लिया पर उसकी कंपनी नहीं चली, उसकी कंपनी बंद हो गई, कस्टमर को प्रोडक्ट अच्छा नहीं मिला, तो उसके प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं थी, शायद प्राइस ज़्यादा हो सकता है, अदर कोई भी चीज़ें हो सकती है। ठीक है, अब उसने कंपनी स्टार्ट करने के लिए 1 करोड़ का लोन लिया, बट कंपनी नहीं चली, कंपनी लॉस में गई, घाटा हो गया और कंपनी बंद हो गई। तो क्या होगा, उसको फाइनेंशियल लॉस होगा या फाइनेंशियल उसको रिस्क होगा, क्योंकि अब उसका ब्याज चुकाने में असमर्थ होगा। फिर डिफॉल्ट क्रेडिट रिस्क। रिस्क टू लॉस ड्यू टू फेलियर बोरोअर टू रिपेयर लोन और डेबिट्स। उधारकर्ता द्वारा ऋण चुकाने में असफलता के कारण होने वाला रिस्क। ठीक है, अब इसमें क्या बात की गई है, ब्याज चुकाने में कठिनाई। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम होगी पर ये ब्याज चुकाएगा, और ये क्या है, ये ब्याज चुका ही नहीं पा रहा है, मतलब उधारकर्ता जो है ब्याज चुका ही नहीं पा रहा है। ठीक है, ये चीज़ें क्या होती है, ये जितने लेवल पे काम होता है उसी लेवल को क्या करती है, डिफेक्ट करती है। ये क्या होता है, अनसिस्टमेटिक्स रिस्क होते हैं। अब हमने क्या देखा, रिस्क देखा, रिस्क के टाइप्स देखा। अब हम इसमें देखेंगे रिटर्न। रिटर्न क्या होते हैं, जो आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न। ठीक है, अगर आपने कहीं पर 10,000 लगाए हैं तो आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस आपको मिलेगा, ठीक है, आपका जो रिटर्न क्या हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है या फिर लॉस भी हो सकता है। आपको 10,000 का 5,000 भी मिल सकता है, या हो सकता है इसको 10,000 का आपको 50,000 भी मिल सकता है। वो आपके ऊपर है, आप कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, यही पड़ेंगे हम रिटर्न, कि आपने इस 10,000 कहीं पर इन्वेस्ट किया तो उसका रिटर्न आपको कितना मिलता है। रिटर्न इज द इनकम और प्रॉफिट अर्न फ्रॉम इन्वेस्टमेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इट्स रिप्रेजेंट द रिवॉर्ड फॉर टॉकिंग रिस्क। ठीक है, प्रतिफल वह आय या लाभ है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि रिटर्न क्या है, रिटर्न एक इनकम है, या फिर बोल सकते हैं एक रिटर्न एक क्या है, प्रॉफिट है। ठीक है, देखो अब इन्वेस्टमेंट करने पर कि आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है। ठीक है, आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें थोड़ा कम प्रॉफिट मिलेगा पर प्रॉफिट मिलेगा। अब कोई चीज़ जैसे कि शेयर्स हो सकती है, शेयर गिर गए तो वहाँ पर आपको लॉस हो सकता है। और रिटर्न में बात किसी कही गई है, रिटर्न वह प्रतिफल है या फिर रिटर्न वह आय है या वह लाभ है जो किसी निवेश से एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त होता है या जोखिम उठाने के बदले मिलने वाला क्या होता है, प्रतिफल होता है। अगर आपने कहीं 10,000 इन्वेस्टमेंट किया है, मतलब आपने क्या किया है, रिस्क लिया, आपको पता है कि आपको लॉस हो सकता है या फिर लॉस होने के पूरे चांसेस है, बट फिर भी आपने क्या किया, एक अच्छा रिटर्न पाने के लिए, एक अच्छा प्रतिफल पाने के लिए क्या किया, आपने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो प्रतिफल क्या है, प्रतिफल वह राशि है, वह आय है, वह इनकम है, या फिर बोल सकते हैं प्रतिफल या रिटर्न वह क्या है, एक लाभ है या प्रॉफिट है जो किसी निवेश मतलब जो किसी इन्वेस्टमेंट से एक निश्चित समय अवधि में, अगर आपने 1 साल के लिए क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, तो 1 साल बाद आपको क्या मिलेगा, उसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एक निश्चित समय अवधि में प्राप्त होता है या जोखिम उठाने के बदले मिलने वाला क्या प्रीमियम है या कह सकते हैं प्रतिफल है। इसमें आपने क्या किया, रिस्क लिया, रिस्क उठाया, उसके बदले में क्या मिला आपको, उस इन्वेस्टमेंट का प्रतिफल मिला या उसका रिटर्न मिला। मतलब आपने कहीं 5 रुपये भी इन्वेस्टमेंट की है और आप उसको प्रॉफिट कमा रहे, मतलब क्या हुआ, आपके लिए वो रिटर्न कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 1,000 निवेश किया, 1 वर्ष बाद उसे 100 रुपये ब्याज, ठीक है, लाभांश मिला, मतलब उसको क्या होगा, हर साल का 100 रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। ठीक है, यहाँ 100 रुपये उसका प्रतिफल है। अगर उसने वही निवेश 1200 में बेच दिया तो 200 की पूंजी क्या होगी, उसकी कैपिटल गेन होगा। तो क्या हुआ, उसने वहाँ पर 1,000 रुपये इन्वेस्ट किया। ठीक है, 100 रुपये उसको क्या मिला, उसका इंटरेस्ट रेट मिला। ठीक है, 100 रुपये उसको उसका वो मिला, मतलब उसका इंटरेस्ट रेट मिला। उसके बाद उसने क्या किया, उसको मतलब देखो 100 उसका क्या हुआ, रिटर्न आया,
और उसने वही निवेश क्या कर दिया, 1200 में बेच दिया, 1200 में बेच दिया। मतलब क्या हुआ, उसने 1000 इन्वेस्टमेंट किया था और 2000 उसने ज़्यादा में उसको बेच दिया। मतलब क्या हुआ, उसको 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ। मतलब उसने 200 रुपये की कैपिटल या 200 रुपये जो पूंजी थी उसमें क्या किया है, उसने कमाया है या गेन किया है। ठीक है, तो ये था आपका रिटर्न। अब हम इसमें देखेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, ROI, जैसे बोलते हैं निवेश पर प्रतिफल। ये आपके रिटर्न और रिस्क से रिलेटेड है। जैसे हम देखते हैं कि क्या होता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, आपको एग्जाम में ROI पूछा जाता है, रिटर्न पूछा जाता है, रिस्क पूछा जाता है। ठीक है, इंटरेस्ट रेट रिस्क एनालिसिस पूछा जाता है। ठीक है, हो सकता है आपको डायरेक्ट इंटरेस्ट रेट रिस्क एनालिसिस ना पूछे या फिर रिस्क एनालिसिस ना पूछे, डायरेक्ट आपको ROI पूछा जाए या फिर डायरेक्ट आपको रिस्क पूछा जाए, रिस्क की टाइप पूछा जाए। इसलिए मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप जिसके बाद जो कवर होता है वो मैंने आपको लाइन से बताया। सबसे पहले टॉपिक की डेफिनेशन बता दी कि टॉपिक क्या कहता है, उसके बाद बता रही हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। ठीक है, तो इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस में ये सारी चीज़ें आती हैं। स्टार्ट कहाँ से हुआ, रिस्क से हुआ। रिस्क हमने देखेंगे रिस्क कितने टाइप से हो सकते हैं। अब हम देखेंगे रिटर्न क्या था, वो रिटर्न देखें। अब रिटर्न के अंदर क्या आता है वो भी देखते हैं। फर्स्ट है इसमें ROI का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ फाइनेंशियल मेजर दैट शो द प्रॉफिट और लॉस earned for investment over a specific period relative to the amount for money invested। ठीक है, तो निवेश पर प्रतिफल ROI क्या है, ROI एक क्या है, वित्तीय माप है। मतलब फाइनेंशियल क्या है, मेजर है या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, वित्तीय माप है जो यह बताता है कि किसी निश्चित अवधि में किए गए निवेश पर कितनी लाभ हुई या हानि हुई निवेश में की गई राशि के सापेक्ष, वो बताता है। ROI क्या होता है, ROI वह एक वित्तीय माप है या फाइनेंशियल क्या है, स्टेटमेंट है या बोल सकते हैं स्टैंड है या बोल सकते हैं फाइनेंशियल मेजर है। ठीक है, फाइनेंशियल मेजर है जो बताता है कि किसी निश्चित अवधि में, मतलब अगर आपने 5 साल के लिए क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है, तो एक निश्चित अवधि में किए गए निवेश 5 साल में अगर आपने 5000 क्या किया, इन्वेस्ट किया, तो निवेश पर कितनी लाभ हुई या हानि हुई। ठीक है, देखो आपने 5000 क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, आपको कुछ राशि जो भी आपको XYZ जो भी राशि आपको क्या हुई, मिली। ठीक है, जो भी राशि मिली आपने क्या किया, 5 साल के लिए 5000 क्या किए, इन्वेस्ट किए और आपका रिटर्न जो भी XYZ आया। तो ROI यह मापता है और यह बताता है कि आपको उस निवेश पर आपने जो निश्चित अवधि के लिए निवेश किया था उसमें कितना % लाभ हुआ है, कितने % हानि हुई है। ठीक है, उसका क्या है, ये एक फॉर्मूला है। ROI इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई 100 अपॉन नेट प्रॉफिट। ठीक है, इसमें क्या देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट क्या होता है, गेन फॉर इन्वेस्टमेंट इन कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक व्यवसाय में क्या किया, 10,000 का निवेश किया। मतलब वो व्यक्ति था, उसने 10,000 क्या किया, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया और 1 वर्ष बाद उसे क्या हुआ, 12,500 रुपये प्राप्त हुआ। मतलब उसका लाभ कितना हुआ, शुद्ध लाभ कितना आया उसके पास, 12,500 आया। उसका इन्वेस्टमेंट कितना था, 10,000 था। मतलब उसने क्या किए, 2,500 रुपये कमाए। ठीक है, अब फार्मूला लगेगा, सबसे पहले उसका प्रॉफिट निकाला गया, मतलब शुद्ध लाभ निकाला गया। अब उसका ROI के हिसाब से उसका परसेंटेज में उसका कितना लाभ हुआ, कितनी हानि, उसे निकाला जाएगा। 2,500 इंटू, ठीक है, 10,000 गुणित 100, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये इसका जो फॉर्मूला था वो लगा, तो कितना हुआ, ठीक है, ठीक है। इसमें क्या फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल लिए, कितनी निकली, देखो आपने 10,000 वहाँ पर क्या किया है, इन्वेस्टमेंट किया है। उसके बाद आपको प्रॉफिट कितना मिला है, 12,500 आया आपका रिटर्न। ठीक है, तो 2,500 उसमें क्या हो गया, 2,500 उसमें आपका रिटर्न होगा। ठीक है, अब इसमें फार्मूला लगेगा ROI इज इक्वल टू 2,500, ठीक है, इंटू इसका 10,000 इंटू जो क्या है 100, मतलब से क्या आएगा, अपॉन में आएगा।
तो इससे क्या होगा, इससे ये कट जाएगा और इसका प्रॉफिट कितना आएगा, 50% आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बता दूँ 2500, ठीक है, 10,100, ये ठीक है, 25% आपका क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ये होता ROI। ROI क्या है, ROI क्या है, एक मेजर इंस्ट्रूमेंट है जो आपके रिटर्न को, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसको क्या करता है, मापता है कि आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया था इस इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग आपको कितने % लाभ हुआ या कितनी % हानि हुई है। अब हम देखेंगे रेट ऑफ रिटर्न्स, ROR, प्रतिफल की दर, ठीक है। अभी देखते हैं ये क्या होता है। रेट ऑफ रिटर्न इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस अर्न ऑन अ इन्वेस्टमेंट ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड कैलकुलेटेड इन रिलेशन टू द अमाउंट इन्वेस्टेड। प्रतिफल की दर, ठीक है। प्रतिफल की दर क्या होती है, प्रतिफल की दर वह प्रतिशत दर है, ठीक है। जैसे कि हमने ROI देखा, ROI क्या था, ROI एक मेजर इंस्ट्रूमेंट था, ठीक है, जो अपने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को या फाइनेंशियल कंडीशन को मापता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया था तो आपको कितने % वहाँ पर लाभ हुआ या हानि हुई, उसको मापने का क्या था, एक इंस्ट्रूमेंट था। अब ये है ROR, प्रतिफल की दर, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। इसमें किसकी बात की गई है, रिटर्न की बात की गई है। तो क्या है, एक प्रतिशत दर है जो यह दर्शाती है कि किसी निश्चित अवधि में किसी निवेश पर कितनी लाभ या हानि हुई निवेश की गई राशि के सापेक्ष, ठीक है। बस थोड़ा सा अलग है, इसमें क्या बात की गई है, इसमें प्रतिशत दर बताई गई है और उसमें क्या बताया गया था, उसमें प्रॉफिट और जो लॉस था उसका % बताया गया था। इसका फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट इज टू, ठीक है, 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसमें क्या होगा, जो आपका नेट प्रॉफिट होगा, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उसका क्या किया जाएगा, सबसे पहले प्रॉफिट निकाला जाएगा, उसके बाद इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग उसका शुद्ध लाभ निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में दिया है, एक व्यक्ति ने एक परियोजना में कितना किया, 2,000 का निवेश किया, मतलब उसने क्या किया, 20,000, ठीक है, 20,000 उसने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया, ठीक है। एक वर्ष बाद निवेश का मूल्य 24,000 आया, मतलब उसने 20,000 क्या किया, उसमें इन्वेस्टमेंट किया और 4,000 का उसको प्रॉफिट मिला, मतलब 24,000 उसको उसका रिटर्न मिला, ठीक है। उस 24,000 में जो प्रतिफल दर थी वो कितनी होगी, उसका शुद्ध लाभ कितना आ गया, 4,000 आ गया, क्योंकि उसने 20,000 वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया था, 24,000 उसको क्या आया, उसका पूरा रिटर्न आया, जिसमें से 4,000 उसका क्या है, शुद्ध लाभ है। अब उसमें फॉर्मूला लगा जाएगा, कैसा, जो नेट प्रॉफिट कितना आया, 4,000 आया, इज इक्वल टू 100 अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट उसका कितना था, 20,000 था, ठीक है। इससे ये क्रॉस, इससे ये क्रॉस, ठीक है, मतलब कितना बचा, 40%, ये 2, ये से 2 बार 20 बार कट गया, मतलब 20%, ठीक है। इसमें प्रतिफल की दर कितनी आई, 20%, मतलब जिस भी व्यक्ति ने वहाँ पर, अगर उसने 20,000 वहाँ पर क्या किया था, इन्वेस्टमेंट किया था, तो 20,000 में उसने कितना प्रॉफिट मिला, उसका रिटर्न मिला उसको 24,000, जिसमें से 4,000 उसका क्या था, नेट प्रॉफिट था, और जो नेट प्रॉफिट था उसमें से हमने उसका निकाला, प्रतिफल की दर निकाले, तो प्रतिफल की दर कितनी आई, 20% उसकी प्रतिफल की दर आई। ये था ROI और ROR, ठीक है। अब हम देखेंगे रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप। अब हमने क्या देखे, रिस्क भी देखे, रिटर्न भी देखे, ROI देखे, ROR देखे, इन सारी चीज़ देखे। अब हम देखेंगे कि जो रिस्क था और रिटर्न था, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। तो रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप state that there is a direct and positive relationship between risk and expected return. Higher the risk, higher the expected return, and lower the risk, lower is the expected return. जोखिम प्रतिफल, मतलब रिस्क और रिटर्न संबंध यह बताता है कि जोखिम मतलब जो रिस्क है, रिस्क और अपेक्षित प्रतिफल है, ठीक है, मतलब जो भी उसका प्रतिफल आएगा, जो रिटर्न आएगा, आपने अगर रिस्क लेकर 10,000 क्या किया, इन्वेस्टमेंट किया, और उसका अपेक्षित परिणाम मतलब अपेक्षित रिटर्न जितना भी हो, मान लो अगर आपने 10,000 इन्वेस्टमेंट किया और आपको लग रहा है कि आपको उसका प्रतिफल कितना, 15,000 मिलना चाहिए, तो क्या हुआ, अपेक्षित प्रतिफल हुआ। इन दोनों के बीच प्रत्यक्ष तथा सकारात्मक संबंध होता है, जितना अधिक जोखिम उतना अधिक अपेक्षित प्रतिफल होगा। अगर जितना ज़्यादा रिटर्न मतलब जितना ज़्यादा जोखिम होगा, जितना ज़्यादा रिस्क होगा,
उसका प्रॉफिट या उसका रिटर्न भी कितना होगा, उतना ज़्यादा अच्छा होगा। जितना कम रिस्क होगा उतना कम उसका क्या होगा, प्रॉफिट होगा या रिटर्न होगा। ठीक है, इसमें यही बताया गया है कि जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा रिटर्न, जितना कम रिस्क उतना कम रिटर्न। अगर रिस्क ज़्यादा होगा तो रिटर्न भी ज़्यादा होगा, अगर रिस्क कम होगा। ठीक है, तो ये था ये है रिस्क और रिटर्न के बीच का रिलेशनशिप ग्राफ। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे आपका रिस्क बढ़ेगा वैसे वैसे रिटर्न भी बढ़ेगा, जैसे रिस्क कम होगा वैसे वैसे रिस्क क्या होगा, रिटर्न होगा। ठीक है, ये था नॉर्मल, जैसे कि हम आप समझ सकते हैं। और ये है आपका जो ग्राफ है वो स्टॉक से बीच का है, स्टॉक में कैसे कैसे रिस्क बढ़ता है, उसका रिटर्न कैसे आता है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट दिया है गवर्नमेंट। ठीक है, जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उसमें क्या होगा, सबसे कम रिस्क है इसमें, इसका क्या है, रिस्क कम है, इसमें क्या होगा, रिटर्न भी बहुत ज़्यादा कम होगा। ठीक है, उसके बाद है मॉर्टगेज लोन। मॉर्टगेज लोन में क्या है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, रिस्क को थोड़ा सा बड़ा है, इसमें क्या होगा, सिर्फ थोड़ा सा प्रॉफिट उसका बढ़ेगा। फिर जैसे कि डिबेंचर्स, इसमें क्या है, थोड़ा ज़्यादा रिस्क है, तो क्या का रिस्क भी थोड़ा, इसका जो रिटर्न भी होगा थोड़ा लेवल पर आएगा। ठीक है, फिर जैसे कि अनसिक्योर्ड लोन, सबऑर्डिनेट लोन स्टॉक, प्रेफरेंस शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर, इसमें क्या है, रिस्क स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा बढ़ते जा रहा है, जैसे जैसे रिस्क बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, इसका रिटर्न भी बढ़ता जाएगा। जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या है, कम से कम रिस्क है, इसमें क्या रिटर्न बहुत कम है। और इसमें क्या हो, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, ऑर्डिनरी शेयर और मार्केट लाइन, ये मार्केट आपकी लाइन बताई गई है। प्रेफरेंस शेयर और ऑर्डिनरी शेयर्स, इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा रिस्क है, इसकी मार्केट लाइन देखो हाई पर है, इसमें क्या होगा, इसको रिटर्न में कितना मिलेगा, अच्छा खासा मिलेगा। तो यही होता है रिस्क और रिटर्न के बीच का रिलेशनशिप। नॉर्मल वे में भी हमने देखा और स्टॉक्स में भी हमने देखा। यही था आपका टॉपिक इंश्योरेंस रिस्क एनालिसिस, जिसमें हमने रिस्क देखा। ठीक है, रिस्क के टाइप्स देखा, रिटर्न देखा, आरओआई देखा, आरओआर देखा। ठीक है, और रिस्क और रिटर्न के बीच का रिलेशनशिप देखा। आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।